हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है बच्चों वो है क्लास 12th के होम साइंस के चैप्टर नंबर 1 वर्क लिवलीहुड एंड करियर का पार्ट 3। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 डाला है, जिसने देखा ना हो वो देख लें। उसके बाद से ही ये पार्ट 3 आप स्टार्ट करें। और पार्ट्स में डिवाइड करने का मेरा मकसद यही है कि आपको जो है डिटेल में समझ में आ जाए। चैप्टर काफ़ी लंबा है और डिफरेंट इसके अंदर टॉपिक्स हैं, एक दूसरे से रिलेट भी नहीं कर रहे हैं कहीं कहीं पर, तो इसलिए मैंने इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आज जो है वो पार्ट 3 है। पार्ट 3 में देखिए हम क्या पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो है वर्क, एज एंड जेंडर। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था पार्ट 1 में, हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ वर्क, व्हाट इज़ मीनिंगफुल वर्क, जॉब एंड करियर, डिफरेंस बिटवीन द जॉब एंड करियर। फिर उसके बाद जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हमने जो पढ़ा था ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस ऑफ इंडिया, कैसे वो उनको जो है वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं या उनको नुकसान हो रहा है या उसको हमें कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, वो हमने पार्ट 2 में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वर्क, एज एंड जेंडर। तो वर्क, एज एंड जेंडर में है कि जो एज और जेंडर होती है किसी भी एम्प्लॉय की, जब वो काम करता है या उसका कोई काम जो भी है, तो उसमें उसका प्रभाव पड़ता है उसकी प्रोफेशनल लाइफ पे, पर्सनल लाइफ पे। तो एज का, जेंडर का जो है काम कर, जो एम्प्लॉय है उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पे प्रभाव पड़ता है। बहुत से ऐसे प्रोफेशन होते हैं जो कि स्पेशली ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ जो है वो मर्दों को ही सूट करते हैं, मेंस को ही सूट करते हैं। तो जैसे है बचर, कारपेंटर, हैवी लोड कैरिंग लेबर, कंस्ट्रक्शन वर्क एट्सेट्रा। होता है ना कि अगर जैसे बहुत भारी कोई सामान उठाना है तो जेंट्स उठाएंगे, क्या वो करेंगे। और कारपेंटर का काम आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई लेडी कर रही है। तो कुछ ऐसे वर्क हैं, कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जो सूट करते हैं जेंट्स को। और अगर बात करें वुमेन की, तो वेमेन जो है उनको सूटेबल होता है, जैसे नर्सिंग है, चाइल्ड केयर है, इस तरह के काम ये माना जाता है इनको सूट करते हैं। बिज़नेस की अगर बात करें तो बिज़नेस देखिए, जैसे बच्चे हैं वो बिज़नेस की फील्ड को नहीं समझ सकते, उनमें इतनी वो नहीं होती कि वो इस काम को करें। तो बहुत से ऐसे, डिस्पाइट ऑफ वेरियस लॉज, बहुत से ऐसे लॉज बने हैं जिसमें ये है कि वुमेन एंड चिल्ड्रन जो है वो उस तरह के काम नहीं करें, तो क्योंकि उनको नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी उनसे उस तरह के काम कराए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो फायर क्रैकर्स बनते हैं उस तरह की फैक्ट्रीज़ में या माइंस में या पेंट पॉलिशिंग में बहुत सी जो हैं वुमेन और बहुत से जो बच्चे आपको मजदूर काम करते हुए दिखाई देंगे, जबकि उनके लिए वो बहुत हेल्थ और सेफ्टी के पॉइंट से काफ़ी गलत है कि उनकी हेल्थ, मतलब बच्चों में या फिर वुमेन में थोड़ा इम्यूनिटी का भी रहता है कि इम्यूनिटी पावर कम होती है, तो इस हिसाब से ही कम रहता है। लेकिन इतने उनके खिलाफ वेरियस लॉज बनने के बावजूद भी देखा जाता है कि वो काम करते दिखाई देते हैं। तो स्पेशली वुमेन और बच्चे, उनके लिए स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है कि इस कंटेक्स्ट में कि वो इस तरह की जगहों पर उन्हें काम ना करना पड़े। फिर है जेंडर इश्यूज़ इन रिलेशन टू वर्क। जेंडर इश्यूज़ से मतलब ये है कि अगर काम में हम देखें तो जेंडर इश्यूज़ क्या हैं। अब ह्यूमन बीइंग जो है उसको दो तरह के जेंडर जो होते हैं, मतलब स्टार्टिंग से अगर आप देखें तो दो ही तरह के जेंडर होते हैं, एक होता है मेन का और एक होता है वुमेन का। लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक रिकॉग्नाइज्ड किया है ट्रांसजेंडर, तो जिसको थर्ड जेंडर कहा जाता है। तो मेन एंड वुमेन जो है दोनों ही बायोलॉजिकली टू सोशल कल्चरल जो है वो अलग अलग माने जाते हैं। कि काम के अगर हम बात करें, जैसे मेल है उसको डिनोट करते हैं बॉय या मैन से, और जो फीमेल है उसको डिनोट करते हैं गर्ल या वुमेन से। कुछ काम भी उस तरीके से ही सोशली से समाज में इसी तरह से धारणा है कि अगर विमेन है वो बच्चे पालेगी, घर के काम करेगी, और जो मैन है वो बाहर से कमा के लाएगा, और विमेन जो हैं वो घर को संभालेंगी। यही धारणा चली आ रही है। तो एक तरीके से यही है कि जो ये जेंडर रोल आइडेंटिटी है, या मतलब कहा गया है कि जेंडर जो है इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी कि समाज ने ही जेंडर को एक तरीके से कंस्ट्रक्ट कर दिया है
काम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी के देखा जाए तो इस तरह का नॉर्म्स बना दिए हैं कि ये वुमेन इस तरह के काम करेंगी और मैन इस तरह के काम करेंगे। फिर है कंसेप्ट ऑफ वर्क रिलेटेड टू मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर। अब क्या कंसेप्ट ऑफ वर्क है, अगर हम बात करें मैस्कुलिन यानी कि मैन से रिलेटेड और फेमिनिन यानी कि वेमेन से रिलेटेड, तो सबसे पहला है चेंजिंग रोल्स एंड बिहेवियर। With the time, gender role and behavior are evolving, resulting in continuity with change. As a result, the traditional roles of men as breadwinner or women as homemaker. And various studies have proved that women perform equally well in most of the activities. तो शुरू से ही ये मैंने आपको पहले भी बताया, शुरू से यही ट्रेडिशनल रोल्स चले आ रहे हैं कि जो है मैन है वो ब्रेड विनर है, यानी कि कमा के लाएगा, खाना प्रोवाइड करवा रहा है या घर की जितनी भी नीड्स हैं उसके लिए अगर पैसा कमा रहा है तो वो मैन कमाएगा, और वुमेन जो होगी वो घर के कामकाज देखेगी। यही एक धारणा चली आ रही है। लेकिन बहुत सी ऐसी स्टडीज़ हैं जिसमें देखा गया है कि वुमेन भी इक्वली अगर उनको ये एक्टिविटीज़ दी जाएँ तो वो कर पा रही हैं। और आज की डेट में आप देखते हो कि औरत भी ऑफिस में जा रही है, काम कर रही है मर्दों के बराबर, या अगर आप लेबर में भी देख लो तो जैसे मज़दूर औरतें भी आपको दिखाई दे जाएंगी। लेकिन यह है यही कि औरत जो है वो घर में रहेगी, घर के काम करेगी, यही सोच है, और मर्द जो है वो बाहर से कमा के लाएगा। लैक ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन। इंडिया में स्पेशली जो गांव के एरियाज़ होते हैं उसमें जो वुमेन होती हैं वो आपने देखा होगा एग्रीकल्चर में और एनिमल हस्बेंड्री, इस तरह के प्रोडक्शन और मार्केटिंग, इस तरह के कामों में लगी रहती है। गांव में देखा होगा खेत में औरतें भी काम कर रही हैं मर्दों के साथ साथ। तो जो शहर का जो अगर अर्बन एरियाज़ की बात करें तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, डोमेस्टिक लेबर, अदर वर्क उसमें आपको दिखाई देंगी। ऑफिस में भी आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हुई औरतें दिखाई देंगी। लेकिन उनको ये सब होते हुए भी यही कहा जाता है कि जो और मतलब औरत को इतना सब कुछ कर रही है, साथ में काम कर रही है, लेकिन उनको फिर भी एक इंडिपेंडेंस नहीं है, उनको एक पावर नहीं है कि वो अपने डिसीजन ले सकें। वुमेन एम्पावरमेंट में है कि एजुकेशन और एम्पावरमेंट, ये जो है वो औरतों को एक राइटफुल पोजीशन दे सकता है सोसाइटी में। अगर पढ़ी लिखी औरत है तो वो अपने लिए कुछ हक के लिए बोल सकती है, तो दे कैन अपने वर्क को एम्पावर कर सकती है। अब औरतें घर में काम करती हैं लेकिन उनके काम की कोई वैल्यू नहीं होती है। कैसे? देखिए सबके ही घरों में हैं औरतें काम कर रही हैं, जो अपना आप खुद काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं या और कोई कपड़े धो रही हैं, तो वो एक यही सोच है कि भाई ये तो घर के काम है, औरतें करेंगी। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर उसी के लिए नौकर लगा दिए जाएं तो कितना कितना वो लेते हैं। तो एक कहावत भी है कि मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न, यानी कि अगर देखा जाए औरतें अगर जो हाउसवाइफ है वो अगर पैसा कमाती नहीं है तो पैसा बचाती तो हैं कि अगर 2000 रोटी वाली ले रही है, 2000 झाड़ू पोछा वाली ले रही है, और भी इस तरह के अगर आप काम करा रहे हो तो पैसे उससे ही काम कर रहे हैं। तो वो पैसे अगर काम वाली नहीं लगाई हुई है तो पैसा आपका जा तो नहीं रहा है। तो कितने सालों से औरतें काम करती अपने घर में चली आ रही हैं, तो वो पैसा नहीं कमा रही हैं, तो क्या वो पैसा बचा तो रही हैं? लेकिन उनके इस काम को वैल्यू नहीं दी गई है। तो डोमेस्टिक वर्क को, औरतों के डोमेस्टिक वर्क को शुड बी वैल्यूड एज एन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटी। औरतों के इस काम को जो है वो इकोनॉमिक वैल्यू दी जानी चाहिए कि वो अगर घर के काम कर रही हैं तो वो पैसा बचा रही हैं। वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द वर्क फोर्स आउटसाइड द होम। अगर वो औरतें घर के बाहर के काम कर रही हैं तो उन्होंने उनको एक इंडिपेंडेंस दी है ताकि वो अपने फैमिली रिसोर्सेज को बढ़ा सकें। और वुमेन जो हैं वो उनका वुमेन आर पार्ट ऑफ ईच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एंड ऑल्सो होल्ड सीनियर पोजीशन। बहुत सी जगह पे वो पोजीशन भी उनकी अच्छी रही है। लेकिन फिर भी अगर वुमेन बाहर भी काम कर रही है लेकिन जब वो घर आएगी तो उसको घर के भी अपने काम करने ही पड़ेंगे, अपने देखना पड़ेगा बच्चों को, अपने घर को, चाहे किस तरह से उसको चलाना है। तो वुमेन पे एक तरह से डबल बर्डन पड़ जाता है काम का। अब है इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू वुमेन एंड वर्क। अब इश्यूज़ क्या हैं वुमेन के काम करने के और उनका क्या कंसर्न है, उनके बारे में क्या एक कंसर्न होनी है, वो सब आज अब इसमें हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वर्क फॉर वुमेन आर लेस।
इशू तो यही है कि जो वेमेन हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, क्योंकि उनके पास जो होती है स्किल्स की कमी होती है, और लेबर जो मार्केट डिमांड्स है उसमें स्किल वर्कर्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये है कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वेमेन, अगर वेमेन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, स्किल डेवलपमेंट जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। फिर है मेन जो है उनको ये समझा जाता है कि वही प्राइमरी मेंबर्स होते हैं, वही कमा सकते हैं, और जो औरत की जो अर्निंग होती है वो सेकेंडरी होती है। मतलब अगर एक घर में औरत भी, मर्द भी कमा रहा है, औरत भी कमा रही है, लेकिन माना यही जाएगा कि प्राइमरी सोर्स जो है वो मर्द की है, औरत तो सेकेंडरी है, अपने शौक के लिए कमा रही है या अगर उसको सपोर्ट करने के लिए कमा रही है, लेकिन उसकी अर्निंग को प्राइमरी नहीं माना जाता, तो उसको वैल्यू देनी चाहिए। तीसरा ये है कि सम अदर इश्यूज़ हैं वुमेन के, जैसे स्ट्रेस है, जैसे उनकी हेल्थ इशू है, जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाता है, और उनको अपने जो सोशल सपोर्ट होता है फॉर चाइल्ड केयर, ये सब बातें उनके साथ, उनके इश्यूज़ भी रहते हैं इस तरह के, तो उन सब बातों का भी उनके वर्क पे असर पड़ता है। तो कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं। अब कंसर्न की बात करते हैं। कंसर्न देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एक्ट्स और स्टेट इनिशिएटिव्स, इस तरह की चीज़ें ली गई हैं विमेन के एम्पावरमेंट के लिए, उनके लिए बहुत से रूल्स बनाए गए हैं। तो चलिए उसको पढ़ते हैं। जैसे प्रोविजंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे आर्टिकल 16 का जो वन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसने ये गारंटी की है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्टिकल 16 में क्या है, तो उसमें है, गारंटी है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का मैटर हो या फिर अपॉइंटमेंट हो एनी ऑफिस में अंडर द स्टेट, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रेस और सेक्स। यानी कि आर्टिकल 16 में ये कहा गया है कि चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी कलर का हो, किसी भी रेस का, किसी भी सेक्स का, किसी के साथ जो है वो एम्प्लॉयमेंट में या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिस में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल अधिकार है। इसमें इट इज़ ऑल्सो स्टिपुलेट्स, ये भी कहा गया है कि जो वुमेन वर्कर्स हैं, बी प्रोवाइडेड जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, उनका एजुकेशन को भी सपोर्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। इट एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर, और इसी में स्पेशल प्रोविजन दिया गया होना चाहिए वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए। जो एक्ट है, एक्ट हैज़ बीन पास्ड विच सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फॉर वुमेन। तो बहुत से ऐसे एक्ट्स भी पास हुए हैं जिसमें कि जो वेमेन हैं उनके राइट्स के बारे में बात की गई है। कुछ ऐसे मेजर एक्ट्स हैं जैसे कि फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948, माइंस एक्ट ऑफ 1952, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ये सब एक्ट हैं जो कि वुमेन की एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए या उनको राइट दिलाने के लिए पास हुए। सेक्शन 48 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट, क्रीचेस फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 years should be maintained by the industry if more than 30 women are employed in the industry of the factory. So many state initiatives were taken to improve the opportunities and condition of work for women. तो सेक्शन 48 में भी यही है कि जो women को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ और उनको इसके अलावा उनके वर्क जो है उसकी कंडीशन भी सही की जाए। विमेन सेल बनाए गए किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ विमेन वर्कर्स। तो विमेन वर्कर्स को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विमेन सेल्स भी बने। द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ये जो एक्ट है इसमें क्या है कि जो काम कर रहे हैं उनको इक्वल वेजेस मिलने चाहिए, मतलब उनका जो पैसा है वो इक्वल मिलना चाहिए। और जो नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर वुमेन वॉज टेकन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्कर वेलफेयर टू इम्प्लीमेंट दिस एक्ट। और ये जो द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है उसको डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने इम्प्लीमेंट किया है, यानी कि इसको आगे बढ़ाया है। और ये क्या है कि इसमें वेमेन के लिए ये है कि उनको इक्वल वेजेस मिले। द वर्किंग ग्रुप ऑन वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट वॉज मेड बाय प्लानिंग कमीशन, और प्लानिंग कमीशन ने भी जो है वो वर्किंग ग्रुप बनाया है कि उनके एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। तो उसमें क्या है, इन्हेंसिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वेमेन इन रूरल एरियाज़, कि गांव के एरियाज़ में उनका एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले,
और टू रिव्यू द लेबर लॉज, जो लेबर लॉज बने हैं उनको रिव्यू किया जाए वुमेंस वर्क के लिए के पे जो है, और उनका जो पार्टिसिपेशन है इन इकोनॉमिक एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, ये भी सब चीज़ देखी जाएगी किसमें, जो प्लानिंग कमीशन ने विमेंस के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया। तो अब है कि द स्टीयरिंग कमेटी वॉज ऑल्सो फॉर्म्ड, प्लानिंग कमीशन ने एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई है किस चीज़ के लिए, टू बिल्ड द डाटा बेस ऑन विमेंस वर्क, पार्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज के जो गांव के एरियाज है उसमें वुमेंस का जो वर्क है वो एक डाटा बेस हो। अब है शिफ्ट इन इनिशिएशन ऑफ वुमेन्स प्रोग्राम। तो अर्लियर प्रोग्राम्स फॉर वुमेन वर बेस्ड ऑन द वेलफेयर अप्रोच, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा वो प्रोग्राम इसलिए, वो एक्ट इसलिए हुए कि विमेंस की जो एक वेलफेयर हो अप्रोच हो और उनकी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो। लेकिन अब ये जो आगे हम पढ़ेंगे वो है नाउ शिफ्टेड टू डेवलपमेंट अप्रोच। पहले वेलफेयर अप्रोच था जो एक्ट्स हमने ऊपर पढ़े, अब जो हम यहाँ नीचे पढ़ेंगे वो है डेवलपमेंट अप्रोच। तो सिंस women are the part of human resources, the development programs should be implemented intensively and extensively for gaining complete benefit. Though women have achieved economical and financial success in some sector, they still don't have gender equality. तो हमने देखा कि उन्हें सब कुछ बेनिफिट्स तो मिल रहे हैं बट फिर भी एक जेंडर इक्वालिटी वाली बात अभी भी नहीं है। तो a liberal mindset और progressive attitude is needed to transform our approach towards gender issues related to work. तो अब एक ऐसे माइंड सेट होना चाहिए जो उनको जेंडर इश्यूज से, जो काम में जेंडर इश्यूज है उस वो ना हो। तो सबसे पहला है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है उसके बारे में कि कस्तूरबा गांधी या KGBV जो है इसके बारे में लिखें। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर सर्व शिक्षा अभियान के अंडर ये स्कीम है। और इसमें क्या है, फॉर ब्रिंगिंग नेवर एनरोल्ड एंड ड्रॉप आउट गर्ल्स फ्रॉम रूरल, रिमोट एंड डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इनटू स्कूल एजुकेशन टिल एलिमेंट्री लेवल इज रेजिडेंशियल स्कूल। मतलब जो औरतें पढ़ी लिखी नहीं हैं या कभी वो उन्होंने स्कूल नहीं गई हैं या स्कूल बीच में छोड़ दिए, उनसे रिलेटेड है। और ये जो है अंडर सर्व शिक्षा अभियान के है। तो जितनी भी गर्ल्स हैं, ऑल द गर्ल्स, उनको एनरोल किया गया है इन KGBV स्टडी, और उनको 6 महीने से लेके 1 साल का ब्रिज कोर्स में क्या होता है, सब कुछ रिवाइज करा देना, कि उनको प्रिपेयर कराया जाता है एंट्री लेवल एग्ज़ाम के लिए। और वो एंट्री लेवल एग्ज़ाम जो होता है वो होता है उन गर्ल्स का क्लास 6 से। तो जो द KGBV जो है आर बीइंग ओपन, ये ज़्यादातर बैकवर्ड ब्लॉक्स में हर डिस्ट्रिक्ट में खोले गए हैं। और ये स्कीम जो है वो मदद करती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसेंटली पास लॉ राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट को ये इम्प्लीमेंट करती है ये वाली स्कीम। कौन सी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। As the declining sex ratio over the years caused women disempowerment and discrimination against the girl child, it became imperative to ensure the protection and empowerment of female. तो हम देख रहे हैं जो वेमेन की कंडीशन डे बाई डे देख रहे हैं कि उनका जो सेक्स रेशो है वो कम होता जा रहा है, यानी कि मेन ज़्यादा हैं, वेमेन कम होती जा रही हैं। तो इससे अगर वेमेन एम्पावरमेंट होगा, पढ़ेंगी तो उनको जागरूकता होगी, तो इसमें भी ये चीज़ मदद करेगी। फिर दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसका यानी कि सेव द डॉटर एजुकेट द डॉटर, एक ऐसा कैंपेन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया। इसका ये एम था कि टू जनरेट अवेयरनेस हो और इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज इंटेंटेड फॉर द गर्ल्स इन इंडिया। यानी कि लड़कियों की कंडीशन अच्छी करना, उनको पढ़ाना, उनमें एक जनरल अवेयरनेस आ जाना, ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। ये जो कैंपेन है ये लॉन्च हुआ 22 जनवरी 2015 को बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी इन पानीपत में ये लॉन्च हुआ। और ये जो स्कीम है एम्स टू एड्रेस द इशू ऑफ द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशो। एक तो ये कि जो सेक्स रेशो जो हो रहा है, चाइल्ड सेक्स रेशो जो डिक्लाइन कर रहा है, इसका इशू को भी इन्होंने एड्रेस किया इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। इट इज़ ए नेशनल इनिशिएटिव जॉइंटली रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन
and Child Development, the Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Human Resource Development. तो ये जो है ये किसके के द्वारा चलाया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा. दिस स्कीम इनिशियली focus on those 100 districts of the country where there was a low child sex ratio, i.e. district in Uttar Pradesh, Haryana, Uttarakhand, Punjab, Bihar and Delhi. तो शुरू में फोकस किया गया उन जगहों पर, उन डिस्ट्रिक्ट पर जहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो कम है. यानी सेक्स रेशियो का मतलब यह है कि जो मर्दों के मुकाबले औरतों की जो संख्या है वो कम होती जा रही है. रीज़न बहुत है कि गाँव में या और जगह के बेटी हुई है तो वो घर, मतलब एक कहते हैं ना, बेटे घर का चिराग होते हैं. तो ये सोच जो गाँव के लोगों में या जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनमें है, तो इस तरीके से वो भ्रूण हत्या करा दिया करते थे. अब तो ये रूल नहीं है, अब तो मतलब मना होता है हॉस्पिटल्स में कि ये पता ही ना चले कि बेटा होगा या बेटी होगी. लेकिन वो रीज़न भी यही है कि वो बेटी के होने से पहले ही उसे मरवा दिया करते थे गर्भ में, तो किसी भी तरीके से. तो ये जो है इस अब बेटियों को की इम्पोर्टेंस बढ़े, तो इसलिए उनको क्या करना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए ताकि वो अपने लिए बोल सकें, अपने लिए जागरूकता ला सकें. तो इसीलिए ये वाला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला, और ये चलाया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पानीपत में 22 जनवरी 2015 को. और इस जो है ये स्कीम जो है पहले 100 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ये लो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वहाँ पे स्टार्ट की गई. और 2016 में जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक जो हैं उनको जो है इसका ब्रांड, इस स्कीम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया. अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? ऑब्जेक्टिव ये है, एक तो ये कि टू एड्रेस, यही है कि जो डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसके बारे में है ये, और जो वुमेन एम्पावरमेंट के जो इश्यूज़ हैं वो भी हैं इसमें. टू हेल्प रिमूव जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, एक ये कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अच्छा ये लड़का है ये लड़की है, हर काम में वो भी रिमूव करना है. गर्ल चाइल्ड को बचाना है, और टू प्रोवाइड द गर्ल चाइल्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना है गर्ल चाइल्ड को, और उसको हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए इनेबल बनाना है. तो एलिजिबिलिटी फॉर स्कीम ये है कि एक फैमिली में जो लड़की अगर वो 10 साल से कम की है तो एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट उसका बैंक में खुलेगा और उस बच्ची के नाम से. और गर्ल चाइल्ड शुड बी इंडियन होनी चाहिए, वो बाहर की NRI नहीं होनी चाहिए इस स्कीम के लिए. तो ये एक एलिजिबिलिटी है इस स्कीम की. और चाइल्ड सेक्स रेशो की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस डाटा इन इंडिया, द चाइल्ड सेक्स रेशो जो है वो 0 से 6 ईयर्स इन इंडिया में 927 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ 2001 की बात है, विच ड्रॉप्ड, जो कि कम हो गया 919 हो गया गर्ल्स फॉर 1000 बॉयज़. देखिए बॉयज़ वही हैं, 1000 का रेशो है, बट गर्ल्स का कम हो गया है. पहले 2001 में अगर 927 था रेशो, तो अभी क्या हो गया है 2011 में देखा तो 919 हो गया है. अरुणाचल प्रदेश जो है हैज़ द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो अमंग द इंडियन स्टेट्स. तो अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अगर लड़कियों का सेक्स रेशो देखें तो वो अरुणाचल प्रदेश में है 972, वाइल हरियाणा में सबसे कम है 834 पर 1000 मेल्स. तो 2012 यूनिसेफ रिपोर्ट रैंक्ड इंडियाज 41 अमंगस्ट 195 कंट्रीज. तो अगर 195 कंट्रीज में इंडिया की रैंक 41 है. अब है वुमेन एंट्रप्रेन्योर. तो किरण मजूमदार शॉ जो हैं, जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बाइकॉन इंडिया लिमिटेड, एक बहुत ही एमिनेंट हैं, रोल मॉडल हैं और बहुत ही एमिनेंट वुमेन एंट्रप्रेन्योर हैं. उन्होंने अपना जो प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया एज ए ट्रेनी ब्रूअर इन कार्डलॉन एंड यूनाइटेड बेवरेज, एंड इन 1978 formed her own company, Biocon India Limited. Today, Biocon is India's pioneering integrated biopharmaceutical company with strategic research initiatives. Kiran Majumdar-Shaw received many prestigious awards such as ET Business Women of the Year, Leading Exporter, Technology Pioneer, Best Women Entrepreneur, and was honored with Padma Shri in 1989 and Padma Bhushan in 2005.
तो ये इनके बारे में है कि इन्होंने कितना अच्छा अचीवमेंट किया, एक लेडी होते हुए भी इतना सब कुछ नाम कमाया। यानी कि अगर मौका मिले तो वुमेन क्या नहीं कर सकती, ये आप सब जानते हो। देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं, स्पेस तक भी पहुँच जाती हैं, वहाँ से सेफली लौट के भी आ जाती हैं। तो उनको कम नहीं समझना चाहिए, वेमेन को भी एक मौका मिलना चाहिए, मिले तो वो सब कुछ कर सकती हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स फॉर वेमेन एम्पावरमेंट, अब क्या एफर्ट्स और हैं ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लिए गए हैं। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बाई एंड फॉर वुमेन। तो हम लिज्जत पापड़ का नाम तो हमने बहुत सुना है, खाए भी हैं। तो ये श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेमेन के लिए है और वेमेन के द्वारा है। तो वहाँ बनते हैं वो कितना ऑल ओवर द इंडिया फैले हुए हैं पापड़ का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड ए डिसेंट एंड डिग्निफाइड लिवलीहुड टू वुमेन, कि वेमेन को एक एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए एक डिसेंट तरीके से, एक उनके जो वो बना सकती हैं उसके तरीके से, और उनकी एक जो है लाइफ अच्छे से चल सके। पास्ट हिस्ट्री, दिस सोसाइटी वॉज स्टार्टेड इन, अब ये जो इसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है कि ये सोसाइटी स्टार्ट हुई है 1959 में, जिसमें 7 मेंबर्स थे, और इन 1966 इट वॉज रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर की गई अंडर बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एंड सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट। During this period, it got recognition from Khadi and Village Industries Commission as a village industry, and Lijjat was later awarded Best Village Industry. तो ये जो है इसको बेस्ट विलेज इंडस्ट्री के नाम से में भी लेटर इसको अवार्ड किया गया। तो इसका जो अगर प्रेजेंट स्टेटस देखें तो आज की डेट में ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर क्या क्या आता है, खाकरा आता है, मसाला आता है, वड़ी, डिटर्जेंट पाउडर और चपातीस, केक, अदर बेकरी प्रोडक्ट्स आते हैं। तो इट गिव्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू 45,000 members all over the India with a sales turnover of rupees 1,600 crores, including export to many countries, and paved the way for women to become self-reliant. तो कहाँ ये स्टार्ट हुआ था एक छोटा सा उद्योग, और अब वो इतना बढ़ गया है कि उसका जो इसमें 45,000 मेंबर्स को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, और उनका जो टर्नओवर है वो 1,600 करोड़ है, और इससे जो है वेमेन एम्पावरमेंट भी है और एक नाम भी है, और एक उससे हमें इकोनॉमी को भी फ़ायदा हो रहा है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा सिर्फ और सिर्फ वेमेन एम्पावरमेंट का पढ़ा, कैसे उनको जो है उनके काम में उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था पहले कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये औरत है, ये मर्द है, और किस तरह से लैक ऑफ पावर है, फिर किस किस तरह से उनके इश्यूज़ थे और क्या कंसर्न रहा, क्या एक्ट पास हुए, और किस तरीके से डेवलपमेंट अप्रोच हुई, ये सब हमने आज इस वीडियो में पढ़ा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे लाइक से पता चल जाता है कि आपने वीडियो को किस तरीके से देखा है और अप्रिशिएट किया है। आपके अप्रिसिएशन की मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप अप्रिशिएट नहीं करोगे मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा आगे की वीडियोज़ बनाने के लिए, और अगर मैं आगे की वीडियोज़ नहीं बनाऊँगी तो हो सकता है आपके कोर्स को कंप्लीट करने में आपको भी प्रॉब्लम हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत कोर्स पड़ा है, हमें दिन ब दिन कोर्स को कंप्लीट करना है। तो जितना वीडियोज़ में डालती हूँ आप डिटेल में पढ़िए, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए, और समझ आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।